हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 7 में मैं अजय ओझा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इससे पहले 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 7वें लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बाद जो टॉपिक निकल के आता है उसका नाम है घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व। तो घनत्व का फॉर्मूला हमने जनरली पढ़ा है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में आपको फॉर्मूला लिखूं तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपन हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान और वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे। एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन। ठीक है, यही बात है। अब देखो आपको घनत्व निकालना है, तो घनत्व के लिए ऊपर क्या दे रखा है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। आपको एकक कोष्टिका का कितना वजन है वो पता होना चाहिए। अब वजन कैसे पता हो भाई, उसमें तो परमाणु रखे होते हैं। तो क्या हम वजन को ऐसे पता लगा सकते हैं क्या कि एक परमाणु का तो हमें वजन पता चल जाए कि इस परमाणु का वजन कितना है और हम उसका गुणा कर दें संख्या से, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल यूनिट सेल में वजन कितना है। देखो इसको और सिंपलेस्ट करता हूं, ये मान के चलो एक डिब्बा है। ठीक है, इस डिब्बे में कितनी बॉल रखी है आपकी, 8 बॉल रखी है। ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे बताओ इस पूरे डिब्बे में बॉल का वजन कितना है। तो आप बोलोगे कि सर एक बॉल का वजन निकाल लेते हैं। मान लो एक बॉल का वजन कितना है, 100 ग्राम। तो हम 100 का गुना 8 से कर देंगे तो सारी बॉल का हमें वजन पता चल जाएगा 800 ग्राम। यही तरीका है भाई पूरे डिब्बे में कितनी बॉलों का वजन है इसको निकालने का। तो इसी तरीका से हम एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे कि एक परमाणु का द्रव्यमान हमें पता हो, एक परमाणु का वजन हमें पता हो और उसका गुणा कर दें किससे, परमाणुओं की संख्या से। तो पूरे डिब्बे में, पूरी इकाई कोष्टिका में कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु का द्रव्यमान है, वो सारी बात हमें पता चल जाएगी। सही बात है ना। तो देखो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, नीचे फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, देखो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि पहले तो हमें इकाई कोष्टिका के परमाणु की संख्या पता हो। इकाई कोष्टिका में परमाणु की संख्या, और परमाणु की संख्या को हमने दिखाया था किससे, Z से, ये बात तो हमें पता है, गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इकाई कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु के द्रव्यमान को मैं दिखा देता हूं छोटे m से, स्मॉल m से। अब एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ये भी विडंबना है। तो इसके लिए भी देखो, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था मोल का कॉन्सेप्ट, पढ़ा था मोल का कॉन्सेप्ट। और मोल के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻³ किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के। तो अगर एक एटम का अगर आपको वजन चाहिए तो मोलर द्रव्यमान में किसका भाग लगा दो, Na का। तो आपको किसका द्रव्यमान मिल जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान। भाई अगर सीधी सी बात आप समझो, दिमाग पर जोर मत दो, बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल बताऊंगा। इस टर्मोलॉजी से आप घबराना मत कि सर ये क्या आप इतनी डिफिकल्ट आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो। देखो सीधी भाषा में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि भाई आपके पास 1 दर्जन केले हैं और 1 दर्जन केले का वजन आपके पास है भाई कितना, 1200 ग्राम। ठीक है, 1 दर्जन केले का वजन कितना है आपका, 1200 ग्राम। तो मुझे 1 केले का वजन बताओ। तो 1 केले का वजन आप बता दोगे कि 1200 में भाग लगा दोगे किसका, 12 का। तो 1 केले का वजन आ गया आपका 100 ग्राम। ठीक है, आ गया ना। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि जो 6.022 इंटू 10⁻23 जो कण है या परमाणु है उनका वजन कितना है, मोलर द्रव्यमान के बराबर। तो अगर मुझे एक परमाणु का वजन चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, मोलर द्रव्यमान में भाग लगा दूंगा किसका, अवोगाद्रो संख्या का, Na का।
Na क्या होता है, यही होता है। Na का मान क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं मोलर द्रव्यमान में Na का भाग लगा दूंगा तो एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे हमने जो 1200 ग्राम थे उसमें 12 का भाग लगा दिया तो 1 किलो का वजन मिल गया। उसी तरह मोलर द्रव्यमान में अगर हम सारे परमाणुओं का भाग लगा देंगे तो एक परमाणु का हमें वजन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये जो सारी बातें मैंने लिखी हैं, अगर इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो देखो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बटा आवोगाद्रो संख्या। आ गई भाई बात, मोलर द्रव्यमान बटा आवोगाद्रो संख्या। अब ये जो आपने वैल्यू लिए हैं इनको उठा के किस में रख दो, इनको उठा के रख दो आप किस जगह, इस जगह रख दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व, ठीक है। घनत्व को किससे दिखाते हैं, डेंसिटी D से, ठीक है। अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या है Z, और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या बताया, मोलर मास अपॉन Na, तो Zm अपॉन Na, ठीक है। फिर क्या है, एकक कोष्ठिका का आयतन, नीचे क्या है, एकक कोष्ठिका का आयतन, और एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा को हमने क्या माना था A, तो हम क्या कर देंगे A का क्यूब, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आया, एकक कोष्ठिका का घनत्व ZmNa इंटू A3, और आपको केवल ये फॉर्मूला ही याद करना है। ऊपर की कहानी सिर्फ आपको समझने के लिए, एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल याद रखने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसकी ट्रिक बता देता हूं, छोटी सी ट्रिक क्या है इसकी, जमुना नदी को तो जानते हो, जमुना A क्यूब, इसको मैं ऐसे याद रख सकता हूं, आप भी याद रख सकते हो, जमुना A क्यूब। अब यहां पर Z बराबर क्या है, ऊपर लिख रखा है Z बराबर परमाणुओं की संख्या, M बराबर क्या है, M बराबर मोलर द्रव्यमान, और अगर एक परमाणु दे रखा है तो उसका क्या आ जाएगा, परमाणुविक द्रव्यमान आ जाएगा। Na बराबर क्या है, आवोगाद्रो संख्या, और आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। A क्या है, A का मतलब भुजा, और भुजा का आयतन हो जाएगा A बराबर क्या है, भुजा बोल सकते हो, कोर बोल सकते हो, किनारा बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो जिसका आयतन आप रख दोगे। तो आप इसको एक बार लिख लो, लास्ट का फॉर्मूला हमारे लिए सिर्फ काम का है, ठीक है। लिख लिया, मिटा दूं इसको, देखो भाई, मिटाने के बाद एक न्यूमेरिकल लिखूंगा, और वो न्यूमेरिकल अपन को करना है, ठीक है। कोटेशन आपने पढ़ ही लिया होगा, मेहनत आपको शानदार जानदार जबरदस्त करनी है भाई, ठीक है ना। मेहनत में कमी मत छोड़ना, मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा, आपको भी मुझसे यही वादा करना होगा कि सर हम भी हमारी मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, तभी मजा आएगा, ठीक है, पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लिखो फटाफट मेरे साथ साथ आप। देखो भाई, क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, एक बार पढ़ते हैं फिर सारी चीजों को समझते हैं। देखो, एक्स किरण विवर्तन द्वारा अध्ययन से हमें पता चला कि जो तांबा है उसकी कोष्ठिका कितनी है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कोर की लंबाई आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3.608 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में आप उसको लिखोगे। तो गिवन जो डाटा आपको दे रखा है वो दे रखा है भुजा, और भुजा कितनी दे रखी है, कोर की लंबाई कितनी दे रखी है 3.608 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में, FCC एकक कोष्ठिका से आपको क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा परमाणु की संख्या, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है Z भी आता है। तो Z हमें पता चल गया परमाणु की संख्या, चूंकि FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, FCC में अब याद हो जाना चाहिए, FCC में जो परमाणु की संख्या है वो कितनी होती है 4। मैं अगर आपसे पूछूं सरल घनीय जालक में परमाणु की संख्या कितनी है 1, मैं आपसे पूछूं काय केंद्रित BCC में परमाणु की संख्या कितनी है 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब याद होना चाहिए। मैं आपसे पूछ लूं HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, बताओ भाई आंसर होगा आपका 6।
समझ गए, 6, एचसीपी में कितने होंगे 6। तो अगर एफसीसी हो या सीसीपी हो तो इन दोनों में परमाणु की संख्या कितनी आएगी 4। तो Z पता चल गया हमें। आगे चलते हैं, एक दूसरे प्रयोग में, एक दूसरा प्रयोग हमने किया तो उसमें तांबे का घनत्व क्या निकल के आया, घनत्व दे दिया। घनत्व का मतलब डेंसिटी, घनत्व कितना दिया है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको घनत्व दे दिया। सॉरी, आगे क्या पूछ रहा है, तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो, एटॉमिक वेट कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब m आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर अणु होता तो इसका मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान होता, यौगिक होता मोलर द्रव्यमान। एक अकेला कॉपर है तो इस वजह से अभी मैंने आपको बताया परमाणु द्रव्यमान भी दे सकता है। तो m बराबर परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चूंकि सूत्र हमें पता है घनत्व का सूत्र डेंसिटी बराबर क्या होता है, जमना ए क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें Z दे रखा है, D भी दे रखा है, Na हमें पता ही है। Na कितना होता है भाई बताओ मुझे, Na अवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23, ठीक है। A हमें दे दिया, Z भी हमें दे दिया, M निकालना है। तो इधर M को रखो, केवल M को रखो, सारी चीजों को इधर पहुंचाओ। तो डेंसिटी Na A क्यूब और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा Z। भाई कर्ण गुणा कर दो, ये वाली वैल्यू तो यहां पहुंच जाएंगी, ये वाली वैल्यू यहां आ जाएंगी, क्योंकि हमें यहां सिर्फ और सिर्फ किसको रखना है, M को। तो इस तरीके से हम M का फॉर्मूला बना लेते हैं। अब सारी वैल्यू को रखो, जोड़ बाकी गुणा भाग और आपका आंसर। तो परमाणु द्रव्यमान किसका, कॉपर का। तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, और इसको हम किससे दिखाएंगे, M से। कितना आएगा भाई, D डेंसिटी कितनी दे रखी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा पहले ही देख लो इसको, यूनिट को, ठीक है। यूनिट बराबर है क्या, तो आपको पता है यूनिट यहां भी सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, यहां भी सेंटीमीटर है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आप चलो लिख लो, या आपको पता है कि यहाँ यूनिट सेम है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी देखो, अगर डेंसिटी में यहाँ लीटर दे देता आपको तो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि लीटर को आपको फिर सेंटीमीटर में चेंज करना होता। तो मैं आपको लिखा देता हूं, आगे कभी आपको क्वेश्चन आएगा तो काम आ जाएगा। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कहीं लीटर दे रखा हो तो पहले यूनिट बराबर करना, फिर आप वैल्यू को रखना, ठीक है। 8.92 दे दिया, ठीक है। इसके बाद गुणा करो, गुणा किससे करना है, Na से। Na कितना है 6.022 × 10⁻23। इसके बाद A क्यूब में मतलब भुजा कितनी दे रखी है 3.608 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और इसका क्या कर दो क्यूब। तो आपको पता है यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा और यहाँ ग्राम है, नीचे क्या चला जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ठीक है। नीचे ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। इसके बाद हम चलें, नीचे क्या रखना है, नीचे क्या रखना है, देखो नीचे क्या आ गया आपका Z बराबर कितना दे रखा है, संख्या 4। तो जब आप इसका जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो यहाँ केवल यूनिट क्या बची है, ग्राम। तो आंसर किसमें आएगा, ग्राम पर मोल में, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, मोलों की संख्या, तो ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है, यूनिट। तो आप देखो इसके जोड़ बाकी गुणा भाग करने पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आंसर कितना आएगा 63.1 ग्राम पर मोल। और इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, म्यू भी रख सकते हो, क्योंकि आजकल इसको किस में डिफाइंड कर दिया, परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड मास में इसको हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आप इसकी जगह म्यू को भी रख सकते हो। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आंसर आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को आप लिखो, फिर हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। लिया, मिटा दूं भाई, देखो अगली हेडिंग लगाओ आप, ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। कौन कौन से ऐसे दोष हैं जो ठोसों में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यहां से आपको क्वेश्चन, हर दूसरे साल आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। तो ठीक है, हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो अगली हेडिंग आपकी होगी ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। अगली हेडिंग लगाओ मेरे साथ साथ, ठोसों में अपूर्णताएं, ठोसों में अपूर्णताएं या दोष, ठीक है। कौन कौन से दोष हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। देखो भाई,
पहले कॉन्सेप्ट समझना। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप लिख आराम से सकते हो, लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होता क्या है, एक आदर्श क्रिस्टल की स्थापना हम करते हैं, एक सोचते हैं आदर्श क्रिस्टल के बारे में। तो आदर्श क्रिस्टल कैसा होता है कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण अपने नियत स्थान पर बने रहें, यानी कोई भी जो अवयवी कण है वो अपने स्थान विशेष को ना छोड़े, वो अपने स्थान पर नियत बना रहे, अपने स्थान पर ही बना रहे, गति ना करे। तो ऐसे हम क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, आदर्श क्रिस्टल। ऐसे क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आदर्श क्रिस्टल। और आदर्श क्रिस्टल किस ताप पर संभव है, 0 केल्विन ताप पर संभव है। यानी 0 केल्विन ताप होगा तभी ये अवयवी कण अणु परमाणु अपनी जगह पर रुके रहेंगे। जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ा, ये अपने अवयवी कण अपने नियत स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जा सकते हैं, या क्रिस्टल के बीच में कहीं कहीं गैप हो तो उन गैप में पे जाकर क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, यानी अंतराकाशीय अवकाशों में जाकर क्या हो सकते हैं, घुस सकते हैं। तो कहने का मतलब आदर्श क्रिस्टल में क्या होता है, 0 केल्विन ताप पर सभी जो अवयवी कण हैं, जो अणु परमाणु हैं, वो अपने नियत स्थान पर बने रहते हैं। परंतु वास्तविकता में यह औचित्य इसका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन ताप सामान्य ताप तो है नहीं। सामान्य ताप तो जनरली कितना होता है आपका, जनरली लेके चले तो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है। अप्रोक्सीमेट अगर इसको मैं केल्विन में करूं तो 298 केल्विन होता है। तो इतने ताप पर तो ये संरचना संभव ही नहीं है आदर्श क्रिस्टल। कहने का मतलब कोई भी आइडियल कंडीशन होती है वो होती नहीं है, आदर्श कोई चीज नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें दोष तो निकल ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये संभव नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन ताप सामान्य ताप होता नहीं है। सामान्य ताप पर क्या होगा, कुछ ना कुछ अवयवी कण अपने जगह को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जाएंगे, या बीच के गैप में कहीं भी उनको जगह मिलेगी वहां पर वो क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न हो जाता है। और इसी बात को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। अब ये दोष कितने प्रकार के हैं, ये दोष आपके 2 प्रकार के हैं, तो मैं आपको उनको लिख देता हूं। नंबर पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक दोष। पहला कौन सा आता है, इलेक्ट्रॉनिक दोष। और दूसरा आता है आपका बिंदु या परमाणविक दोष। समझना, देखो पहले दोष को समझाता हूं, इलेक्ट्रॉनिक दोष को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक दोष किस तरीके का होता क्या है, 0 केल्विन ताप पर जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में बने रहते हैं। कहां बने रहते हैं भाई, निम्न ऊर्जा स्तर में। लेकिन जैसे ही 0 केल्विन से ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होकर कहां चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा कक्ष में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, यहां पर खाली जगह बच जाती है। तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है भाई, धनावेशित छिद्र क्रिएट हो जाता है। समझ गए आप बात को। 0 केल्विन ताप पर तो नीचे ही नीचे थे, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, और वो उस एनर्जी को लेकर निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। तो इस वजह से यहां पर क्या क्रिएट हो गया, एक छिद्र क्रिएट हो गया। तो कहने का मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं क्रिस्टलों में, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। और ये त्रुटियां मुख्यतः किसमें पाई जाती हैं, आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों में क्या लिखोगे कि इस प्रकार की त्रुटि मुख्यतः आयनिक यौगिकों में पाई जाती हैं, और इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन टेम्परेचर पर निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। परंतु टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ यहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, तथा यहां पर इसकी निम्न ऊर्जा स्तर में क्या छोड़ के जाते हैं, छिद्र छोड़ के जाते हैं। तो इन छिद्रों व मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न त्रुटि क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है बिंदु या परमाणविक दोष। इसको भी समझो। तो परमाणु की एक नियमित व्यवस्था में अनियमितता का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, बिंदु दोष या परमाणविक दोष। क्या बोला मैंने, परमाणु की एक नियमित व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष, उत्पन्न त्रुटि क्या कहलाती है, बिंदु त्रुटि या परमाणविक त्रुटि। ठीक है, समझ गए बात को आप। अब ये जो त्रुटियां होती हैं, ये जो परमाणु की एक रेखिक व्यवस्था है, परमाणु की एक जो रेखिक व्यवस्था है, उसमें क्या करती है, अनियमितता उत्पन्न करती हैं। इस वजह से इनका एक दूसरा नाम भी रखा गया है। क्या रखा गया है, रेखीय त्रुटियां या रेखीय दोष।
तो यहां से कितने नाम हो गए आपके लिए? 3 नाम हो गए। तो डेफिनेशन मेरी एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना कि ठोसों में अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? बिंदु या परमाणुविक त्रुटियां। अब ये जो अव्यवस्था है वो परमाणुओं के एक रेखिक क्रम में अव्यवस्था होती है, इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेखीय त्रुटियां। ठीक है, तो दोनों त्रुटियां क्लियर हैं आपको। अब ये जो बिंदु या परमाणुविक त्रुटियां हैं इसको पुनः कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। ठीक है, तो फटाफट आप इसको लिख लो थोड़ा सा, फिर हम इसके बाद आगे की बात करते हैं। लिख लिया? मिटा दे भाई इसको। चलो, बोला सर मिटा तो आपने पहले ही दिया, पूछा तो आपने बाद में। कोई बात नहीं, लिख लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे? बिंदु या परमाणुविक त्रुटि की। ठीक है, तो दूसरा प्रकार बिंदु या परमाणुविक त्रुटि। त्रुटि को क्या बोलते हैं? गलती, दोष। ठीक है, शुद्ध हिंदी त्रुटि। अब मैंने क्या बताया, इसके कितने भाग हैं? 2। तो देख लो फटाफट। पहला कौन सा है? पहला हो गया आपका रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया आपका अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। ठीक है, दोष। इंग्लिश भी चलो बता देते हैं आपको, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। और इसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट, डिफेक्ट। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है ए और ई में। चलो, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, समझना पहले बात को। अब यहां पर होता क्या है, जो अवयवी कण हैं, जो अवयवी कणों की व्यवस्था है, उनमें से धनायन और ऋणायन अपने नियत स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। सपोज यहां पर धनायन ऋणायन रखे हुए हैं, तो इनके धनायन भी बाहर चला जाएगा और इनका ऋणायन भी कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। और इस स्थान पर क्या क्रिएट हो जाएगी? रिक्तियां क्रिएट हो जाएंगी, यानी खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। समझ गए आप बात को, कि जब क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, तो इस प्रकार की त्रुटि जो उत्पन्न होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिक्तिका दोष। दूसरी बात आप यहां से क्या कह सकते हो बताओ, कि इस प्रकार की त्रुटि से जो क्रिस्टल का घनत्व है वो कैसा हो जाता है? कम। अरे भाई, जब इसमें से चीजें बाहर चली जाएंगी तो जो इसका घनत्व है वो कैसा हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि बाहर से कुछ अवयवी कण इसमें घुसते जा रहे हैं, इसमें एंटर करते जा रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सर क्रिस्टल का घनत्व कैसा होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला कि इसमें से अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो बाहर चले जाते हैं तो इसका घनत्व कैसा हो जाएगा? कम। भाई इसमें से तो जगह खाली हो गई ना, तो इसका घनत्व कैसा हो जाएगा? कम। तो दूसरी बात आप यहां पे क्या लिख सकते हो, कि इस प्रकार की त्रुटि से जो क्रिस्टल का घनत्व है, वो क्रिस्टल का घनत्व कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। समझ गए बात को? रिक्तिका दोष क्लियर है। अंतराकाशी दोष की तरफ आ जाओ। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है? नाम से ही क्लियर हो रहा है। अंतराकाशी, अंतराकाशी का पहले तो मतलब समझो। ठीक है ना, काशी विश्वनाथ नहीं, अंतराकाशी। अंतराकाशी का मतलब क्या है, कि जो क्रिस्टल के बीच में जो छोटे छोटे रिक्त स्थान बचे हैं, अवयवी कणों के अलावा जो बीच बीच में जो छोटे छोटे गैप बचे हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? अंतराकाश बोलते हैं। ठीक है, तो अगर क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं वो कहां आ जाएं? बीच वाले अंतराकाशों में आ जाएं। बीच वाले कहां आ जाएं भाई? अंतराकाशों में आ जाएं। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? अंतराकाशी दोष। क्या बोलेंगे उसे हम? अंतराकाशी दोष। तो मैंने क्या बोला, कि जब क्रिस्टल में बाहर से दूसरे जो अवयवी कण हैं वो क्या आ जाए? इनके बीच के जो अंतराकाश के स्थान है, जैसे ये अवयवी कण है और इनके बीच के ये स्थान है, तो इनके बीच के स्थानों में अगर आ जाएं, इनके अंतराकाशों में अगर दूसरे अवयवी कण आ जाएं, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अंतराकाशी दोष। अब मुझे बताओ, अगर दूसरे परमाणु इसके अंदर आ जाएंगे तो इसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है कि सर दूसरे परमाणु इसके अंदर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो इसका घनत्व कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दूसरी बात अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि इसमें बाहर से कोई अवयवी कण नहीं आ रहा, इसमें बाहर से कोई अवयवी कण नहीं आ रहा,
इसके जो अवयवी कण थे, जो यहां के जो अवयवी कण थे क्रिस्टल के अंदर ही, वो ही अपना जगह छोड़कर कहां आ गए, बीच के स्थानों में घुस गए। तो मुझे बताओ क्या घनत्व बढ़ेगा? बताओ भाई, क्या घनत्व बढ़ेगा? मैंने क्या बोला कि बाहर से कोई नहीं आया, क्रिस्टल में ही जो अवयवी कण थे वो अपनी नियत स्थान को, अपनी निश्चित जगह को छोड़कर बीच के अंतराकाशीय अवकाशों में घुस गए। तो क्या क्रिस्टल का घनत्व बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? अरे ना तो कोई बाहर से आया ही नहीं, तो घनत्व बढ़ेगा क्यों? अपनी जगह को छोड़कर वो ही क्या है, दूसरी जगह बैठ गया, तो ना तो क्रिस्टल का घनत्व बढ़ा, ना ही क्रिस्टल का घनत्व घटा। अरे भाई, एक मकान में 4 आदमी है, तो 4 आदमी एक एक कोने में बैठे हैं। अब एक आदमी ने अपना कोना छोड़ के बीच में आके बैठ गया, तो आप बोलोगे कि आदमी कम हुए? नहीं हुए। आदमी बढ़े? नहीं बढ़े। तो कहने का मतलब घनत्व ना ही कम हुआ ना ही ज्यादा हुआ। उस कंडीशन में घनत्व कैसा रहेगा? बराबर। लेकिन अगर बाहर से क्रिस्टल आए, बाहर से अगर अवयवी कण आए हैं, तो क्रिस्टल का घनत्व कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार शॉर्ट तरीके से लिख लीजिए।